नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके लिए जो एग्ज़ाम है वहाँ बार-बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किस समिति का गठन हुआ था? देखिए, सबसे पहले आपको मैं इससे पहले भी बताया था कि 1975 में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 5 ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे 2 अक्टूबर को 75 में ये शुरुआत हुई थी ग्रामीण बैंक, जो कि आप अक्सर सुनते होंगे कि फलाना ग्रामीण बैंक, फलाना ग्रामीण बैंक। ठीक है, उसमें पुनर्संरचना यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा सुधार के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। कौन सी कमेटी थी? भंडारी समिति। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, जो भंडारा वगैरह लगाते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण लोग ही लगाते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो शहरी लोग हैं वो उदार नहीं होते, लेकिन ग्रामीण लोग ज़्यादा उदार होते हैं। उनके पास थोड़ा सा भी संपत्ति होती है और किसी भूखे को देखते हैं तो वो खाना खिला देंगे। ठीक है, तो खाना कहाँ से खिलाएंगे? जब पैसा रहेगा। तो पैसा वो कहाँ से निकालेंगे? ग्रामीण बैंक से ही निकालेंगे, क्योंकि ग्रामीण बैंक तो ग्राम के पास ही रहता है, गांव के पास ही रहता है। तो अब ये जो भंडारा लगाएंगे उसके लिए इनको पैसा चाहिए, तो ग्रामीण बैंक से निकालेंगे। तो ये जो ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना के लिए ही भंडारी समिति का गठन हुआ। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं भंडारा से रिलेट करके। एक और समिति है खुसरो समिति, जो कि कृषि साख के लिए ये गठित की गई थी। महाल नोबिस जो समिति थी, जो कि राष्ट्रीय आय के लिए गठित की गई थी, जो कि 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति की गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? महान नोबिस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामीनाथन समिति किसके लिए गठित की गई थी? देखिए, नाथ किसको कहते हैं? नाथ पिता को कहते हैं। ठीक है, पिता यानी कि परमेश्वर, जो सबसे उच्च होता है उसी को पिता कहते हैं। ठीक है, पिता मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो पैदा करने वाला। पिता का मतलब ये होता है कि जिसके अंडर आपको रहना है, इस तरह का पिता होता है। ठीक है, तो नाथ यानी कि पिता की बात कर रहा है, तो पिता पुत्र ये सब जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो स्वामीनाथन समिति किसके लिए गठित की गई थी? जनसंख्या के लिए। जो स्वामीनाथन समिति है उसकी जो गठन हुआ था वो जनसंख्या नीति के लिए हुआ था। ठीक है, कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या नीति अपनाई जाए, इस तरह से इसके लिए। बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी मतलब ये हो गया कि आपका दांत ही तोड़ देगा। दांत रहेगा तभी तो आप मतलब कि खाने के लिए कमाएंगे, और जब दांत ही तोड़ देगा तो आप खाएंगे ही नहीं, तो यानी कि कमाएंगे नहीं, तो यानी कि बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे कि जो बेरोजगारी है उसका अनुमान लगाने के लिए दांत वाला समिति का गठन हुआ था। ठीक है, दांत वाला यानी कि दांत ही नहीं रहेगा तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि दांत नहीं रहेगा तो आप खाना नहीं खाएंगे तो जब खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस है पैसा किस लिए कमाएंगे, यानी कि बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन याद हो जाएगा। बेरोजगारी के अनुमान के लिए ये समिति गठित की गई थी। अनधिकृत बाजार, जहां नई तथा अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है, कौन से मार्केट में ऐसा होता है? कहने का मतलब कि जो ये अनऑफिशियल मार्केट होता है, जहाँ पे जो शेयर है वो लिस्टेड नहीं है, जो निफ्टी है या जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे ये लिस्ट नहीं किया गया, यानी कि ये रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसका मार्केटिंग हो रहा है। तो वैसे बाजार को क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि ब्लैक मार्केट, लेकिन ब्लैक मार्केट उसको नहीं कहते हैं। शेयर मार्केट में इसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। ठीक है ना भाई? तो थोड़ा सा आप अगर इसको नहीं पढ़े होंगे तो आप पक्का इसको ब्लैक मार्केट बोलेंगे, लेकिन इसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। ग्रे मार्केट यानी कि शेयर बाजार से संबंधित एक मार्केट होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि गलत तरीके से शेयर का खरीद बिक्री होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी महाराष्ट्र के किस जगह में स्थापित की गई थी? यानी कि जो आपका सोना होता है उसको रिफाइन करने के लिए एक कारखाना खोली गई थी। वो कहाँ पे खोली गई थी? सर्वप्रथम इंडिया में। ऐसे तो अभी बहुत जगह है, लेकिन अगर बात करें कि फर्स्ट रिफाइनरी, यानी कि जो पहली बार महाराष्ट्र में रिफाइनरी खोली गई थी सोने के लिए, वो सिरपुर में खोली गई थी। याद कैसे करेंगे? अगर पहली बार किसी को सोना मिलेगा तो वो कहाँ पे पहनेगा? सिर पे पहनेगा। जब उसके पास ज़्यादा सोना हो जाएगा तब तो वो कहाँ पहनने लगा? पैर में भी पहनने लगा, लेकिन वो पहली बार कहाँ पे पहनेगा? सिर पे ही पहनेगा। ठीक है, सोना जो भी आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइट गुड्स का मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वाइट गुड्स मतलब कि समझते होंगे कि उजला मनी। ठीक है, इस तरह से समझते होंगे। आपके ऑप्शन है उच्च वर्ग द्वारा दैनिक
उपयोग की वस्तु जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह जो कि उच्च वर्ग के लोग उपयोग करते हैं। सैलरी के पैसा से खरीदी गई वस्तु, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सैलरी का पैसा से खरीदेंगे तो वो अच्छा माल होगा, यानी कि वो वाइट गुड्स होगा। पॉल्यूशन फ्री वस्तु, ऐसा भी लग रहा है कि ये भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं। ऑल यानी कि, तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन कौन सही है, ये है उच्च वर्ग के द्वारा जो दैनिक जीवन में वस्तुएं उपयोग की जाती है उसको कहते हैं वाइट गुड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाइट गुड्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो ओरिजिनल पैसे से खरीदते हैं उसको वाइट गुड्स कहते हैं। ठीक है, वाइट मनी अलग बात है लेकिन वाइट गुड्स अलग बात है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके याद रखिएगा। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला जो पहला कारखाना था वो कौन था और कब बनाया गया था इसके द्वारा। तो 1932 में ये बनाया खुला था सतारा में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो ये सतारा है वो कहाँ है, ठीक है, कौन से स्टेट में है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।